पिछली क्लास में हमने बात किया था किसके ऊपर, यू बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है ना। सॉरी, पिछली क्लास में हमने बात किया था आर्की बैक्टीरिया के ऊपर, ठीक है ना, आर्की बैक्टीरिया। पिछली क्लास में हमने बात किया आर्की बैक्टीरिया के बारे में, तो खत्म हो गया था हमारा आर्की बैक्टीरिया का टॉपिक। इस क्लास में हम यू बैक्टीरिया चालू करेंगे, ठीक है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा रिकॉल कर लो आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल्स। देखो, जो बैक्टीरिया है मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम क्या है, आर्की बैक्टीरिया है। तो कैसा आर्की बैक्टीरिया है, ये ग्राम पॉजिटिव है। कैसा है, ग्राम पॉजिटिव है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सूडोम्यूरिन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, सूडोम्यूरिन। जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सूडोम्यूरिन, किसमें, मिथेनोबैक्टीरियम में। और हम बात करेंगे मिथेनोसार्सिना की। मिथेनोसार्सिना में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेट्रोपॉलीसेकेराइड, ठीक है ना। हम सेल वॉल क्या, सेल वॉल का कॉम्पोजिशन देख रहे हैं, ठीक है। तो मिथेनोसार्सिना में क्या है, हेट्रोपॉलीसेकेराइड। और बात करते हैं मिथेनोकोकस। मिथेनोकोकस ये है क्या, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। और इसमें जो आपकी सेल वॉल की मेम्ब्रेन है वो किस चीज़ की बनी हुई है, सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, वो सेल वॉल बना हुआ है प्रोटीन की लेयर से, ठीक है ना। इसमें सेल वॉल प्रोटीन की लेयर से बनी हुई है, ठीक है। अब बात करते हैं सल्फोबस। सल्फोबस में जो सेल वॉल है वो ग्लाइकोप्रोटीन से बना हुआ है। सल्फोबस में ग्लाइकोप्रोटीन, सल्फोबस में ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। और किसी में भी आपको पेप्टिडोग्लाइकन नहीं देखने मिलेगा। पेप्टिडोग्लाइकन मीन्स म्यूरिन, तो किसी में भी आपको म्यूरिन देखने नहीं मिलेगा। आर्की बैक्टीरिया में, आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, ठीक है ना। आपको सूडो पेप्टिडोग्लाइकन देखने को मिल जाएगा, सूडो पेप्टिडोग्लाइकन देखने मिलेगा, सूडो म्यूरिन देखने मिलेगा, बट आपको पेप्टिडोग्लाइकन देखने नहीं मिलेगा, ठीक है। और एग्जांपल्स, अब एक और एग्जांपल था थर्मोप्लाज्मा, ठीक है ना। थर्मोप्लाज्मा क्या है इसमें खास, इसमें टेट्रा ईथर पाया जाता है। टेट्रा ईथर क्या है, जब दो ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, आप जानते हो ना, एक ग्लिसरॉल 3 कार्बन, ठीक है, एक ग्लिसरॉल, तो हम जानते हैं ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड जुड़ा होता है, ग्लिसरॉल से 2 फैटी एसिड जुड़ा होता है और फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। तो फैटी एसिड जो है, जो फैटी एसिड जुड़ा हुआ है, तो आर्की बैक्टीरिया में फैटी एसिड नहीं होता। हमने बताया था आपको, आर्की बैक्टीरिया में हम इसको फैटी एसिड नहीं बोलेंगे। आर्की बैक्टीरिया में हम इसको फैटी एसिड नहीं बोलेंगे, तो क्या बोलेंगे कि लॉन्ग ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन है, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया में जो ये चीज़ जुड़ी हुई है, जो जुड़ा हुआ चीज़ है, ठीक है। पहली बात तो ये क्या है, ब्रांच है, तो लॉन्ग चेन है, लॉन्ग चेन है, ब्रांच्ड है, और क्या है, इसको सिंपली हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, हम इसको फैटी एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, आर्की बैक्टीरिया के केस में हम कभी भी इस चीज़ को फैटी एसिड नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ले लो, 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ले लोगे आप, ठीक है। तो वो उनके जो चेन है, जो ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन है, वो आपस में जुड़ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप देखना चाहो तो देख लो, ऐसा, ये जूम क्यों नहीं हो रहा, देखो ध्यान से देखो, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल ये रहा, एक ग्लिसरॉल है, एक ग्लिसरॉल इधर है, ठीक है। इसमें आपको फॉस्फेट ग्रुप भी दिख रहा होगा। अब क्या है, ये जो लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन थी, ये बीच में से कहीं अलग नहीं है, जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल मिलके अब ये पूरा एक मॉलिक्यूल काउंट होगा, ठीक है। तो इसमें 4 ईथर बॉन्ड हमने लास्ट क्लास में देख लिया था, 4 ईथर लिंकेज आपको लास्ट क्लास में दिखाया था सही रंग से। तो ये बोला जा रहा है कि थर्मोप्लाज्मा, थर्मोप्लाज्मा में हमें टेट्रा ईथर देखने मिलता है। तो ये एग्जांपल याद रखिएगा कि टेट्रा ईथर आपको कहाँ देखने मिलता है, तो थर्मोप्लाज्मा में हमें टेट्रा ईथर देखने मिलता है। मीन्स 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल जॉइन हो जाते हैं, ठीक है ना। 2 ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के जो वो लॉन्ग चेन ब्रांच हाइड्रोकार्बन चेन होता है वो जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, और टेट्रा ईथर फॉर्म करते हैं। थर्मोप्लाज्मा में ऐसा होता है। तो हमें कैसी लेयर देखने मिलती है, मोनो लेयर, ठीक है ना। ये सब बातें हमने लास्ट क्लास में देख रखा था, बस हम एग्जाम्पल्स पे फोकस कर रहे थे इस समय, ठीक है। तो आपके 4 एग्जाम्पल इधर है
और एक एग्जाम्पल इधर है, ठीक है ना। तो इन सारे एग्जाम्पल्स को आपको याद रखना है, ठीक है। फोकस करके अच्छे से इन चारों एग्जाम्पल को आपको याद रखना है। एग्जाम्पल इधर, ये सल्फोबस और ये थर्मोप्लाज्मा, ठीक है ना। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसार्सिना, सल्फोबस, मिथेनोकोकस और थर्मोप्लाज्मा। मिथेनोबैक्टीरियम, मिथेनोसार्सिना, मिथेनोकोकस, सल्फोबस और क्या है, थर्मोप्लाज्मा। तो आपको ये 5 एग्जाम्पल सही ढंग से याद रख लेने हैं। अब आते हैं हम यू बैक्टीरिया के ऊपर। 5 मिनट हमारे जा चुका है, कोई बात नहीं। यू बैक्टीरिया रिप्रेजेंट द सेकंड मेजर ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स। हम जानते हैं प्रोकैरियोट्स में 2 ग्रुप होता है, ठीक है। कौन कौन सा? आपका यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया। द प्रीफिक्स यू सिग्निफाइज ट्रू। यू का मतलब होता है ट्रू, नया बोल सकते हो, नया, ट्रू, ठीक है ना। गुड, यू का मतलब होता है तो ट्रू। सो वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है। ट्रू बैक्टीरिया, दे आर सिंपलर मॉर्फोलॉजिकली, मॉर्फोलॉजिकली ये सिंपलर होते हैं। एंड देयर इंटरनल आर्किटेक्चर क्या होता है, सिंपलर। अब सिंपल बोल रहे हैं, इनकी मॉर्फोलॉजी को हम कैसा बोल रहे हैं, सिंपल। इनका आर्किटेक्चर को क्या, इंटरनल जो आर्किटेक्चर है इसको क्या कैसा बोल रहे हैं, सिंपल। किस कंपेयर में, किससे कंपेयर कर रहे हैं, कंपेरिजन टू यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स से जब कंपेयर करोगे तो इसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, सिंपलर। आर्किटेक्चर जो इसका इंटरनल आर्किटेक्चर है वो भी कैसा है, सिंपलर है, ठीक है। अब बात करोगे, अगर आप एक मोटरसाइकिल की बात करोगे, ठीक है, एक बाइक की बात आप कंपेयर करो, एक बाइक की कंपेयर करो साइकिल से, ठीक है। बाइक की कंपेयर करो साइकिल से, तो दोनों का फीचर क्या है, चलते हैं दोनों, दोनों चलते हैं, 2 पहिए होते हैं। जब नॉर्मली देखोगे तो बहुत सारी कॉमन चीज़ें देखने मिलेगी, लेकिन कौन ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो वैसा ही कुछ इतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में, ठीक है ना। इतना ही डिफरेंस मिलेगा, इतना ही जमीन आसमान का डिफरेंस देखने में। एक साइकिल और एक बाइक के इंजन में के चलने के तरीके में, किस ढंग से वो बाइक चलता है, किस ढंग से साइकिल चलता है, दोनों के मैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा, बहुत फर्क है, ठीक है ना। तो इतना ही फर्क आप लोग को देखने को मिलेगा जब आप यूकैरियोट्स देख रहे हो, जब आप प्रोकैरियोट्स देख रहे हो। जब प्रोकैरियोट्स के सेल के अंदर देखोगे अंदर तो कुछ है ही नहीं, सेल के अंदर कुछ है ही नहीं। यहाँ यूकैरियोट्स में इतनी सारी चीज़ें देखने मिलेगी, ठीक है। तो हाँ, मॉर्फोलॉजिकली हम इसको सिंपल बोल रहे हैं। दे आर यूनिसेल्युलर, ठीक है, यूनिसेल्युलर होते हैं। एंड देयर सेल साइज इज जनरली स्मॉलर। सेल साइज क्या होता है इसकी, स्मॉलर होता है। बट दे डू शो, ऐसा तो डू, दे शो, बट दे शो वेरिएशन इन साइज। जैसे कि आप देखने को मिलता है, अगर बोलूँ कि बताओ ह्यूमन की हाइट कितनी होती है, ह्यूमन की हाइट कितनी होती है, तो आप बोलोगे आपकी जितनी है, ये क्या होगा, ठीक है, एक सेकंड। तो ह्यूमन की हाइट आप बोलोगे 5 फीट 6 इंच, 5'7". तो क्या 4 फीट 5 इंच का कोई नहीं होता, क्या 7 फीट का कोई नहीं होता है, ठीक है। तो हाइट में वेरिएशन देखने को मिलता है कि नहीं, हमें मिलता है, ठीक है। तो ऐसे ही है कि जो बैक्टीरिया का जो सेल साइज है, सेल का जो साइज है, बैक्टीरिया का जो साइज है, तो उसमें आपको वेरिएशन देखने को मिल सकता है। जनरली क्या बोलते हैं हम इसको, स्मॉल। जनरली क्या होता है, स्मॉल, बट थोड़े बड़े भी हो सकते हैं, ठीक है ना। बट वेरिएशन देखने मिलता है, ऐसा नहीं कि सारे यही साइज़ के होंगे, कुछ इसके इस साइज़ के होंगे, कुछ इससे भी छोटे होंगे, कुछ इससे भी बड़े होंगे, ठीक है। ऑन एन एवरेज लेके हम चलते हैं कि चलो इस साइज़ के होते हैं। सम आर एज स्मॉल एज वायरस, कुछ तो इतने छोटे होते हैं जितने कि वायरस के बराबर, ठीक है ना, वायरस के साइज़ के बराबर, ठीक है। वेयरस अदर आर लार्ज देन एवरेज यूकैरियोटिक सेल। जो एवरेज यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है, कुछ प्रोकैरियोटिक सेल उतने बड़े होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया आर जनरली रफ
रफली स्फेरिकल। स्फेरिकल अब पूरा स्फेरिकल नहीं होता। हाँ, और रफली आप देखोगे तो हाँ स्फेरिकल। अब अगर बोलूँ एप्पल, तो क्या एप्पल गोल होता है? क्या एप्पल स्फेयर शेप का होता है? नहीं है ना। तो ऐसे ही है। तो रफली आप बोल सकते हो हाँ भाई ये गोल है। ठीक है, तो रफली स्फेरिकल बोल देते हैं हम। ऐसा नहीं है बिल्कुल एक गोल सा स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है ना, एक बराबर रेडियस अंदर से, सेंटर से जहाँ जिधर भी जाओगे तो एक डिस्टेंस मिलेगी, ऐसी नहीं होती है। हाँ, रफली हम इसको स्फेरिकल बोल देते हैं। ठीक है, और स्फेरिकल शेप को हम कोकस से डिनोट करते हैं। ठीक है, और आपको पता है रॉड शेप को हम बेसिलस बोलते हैं। इलोंगेटेड रॉड शेप होगी तो उसको बेसिलस बोलते हैं। तो ये दो मेन बहुत ज़्यादा कॉमन शेप है। कौन कौन सा? रॉड शेप बेसिलस और स्फेरिकल शेप कोकस। अब दे जनरेट ए लॉट ऑफ वेरिएशन फ्रॉम दीज टू बेसिक शेप्स। और इनके शेप्स में भी बहुत सारा वेरिएशन देखने को मिल रहा है हमें। देखो क्या, एक सेकेंड थोड़ा साफ कर लेते हैं। देखो, द राउंड शेप में एग्जिस्ट ईदर सिंगली और हैव डिफरेंट अरेंजमेंट। देखो, जो राउंड शेप है, जो स्फेरिकल शेप है, वो तो एक ऐसा सिंगल ऐसा ऐसा रह सकता है। ये सिंगली खुश है, सिंगल खुश है। ठीक है, हो सकता है ग्रुप में बना के रह रहा हो। ग्रुप कैसा? लीनियर, ऐसा हो रहा हो, ऐसा रह रहा हो। ये तो हो सकता है ऐसा ग्रुप बना रखा हो। ठीक है, ये तो हो सकता है ऐसा ग्रुप बना रखा हो, एक आगे एक पीछे है। ठीक है, कोशिश करना समझने की जो मैं बना रहा हूँ। इसके पीछे है, इसके पीछे भी एक है। तो चार आगे दिख रहा होगा, चार पीछे दिख रहा होगा। ठीक है, डायग्राम उतनी अच्छी नहीं है मेरी। अगर मैं थोड़ा बना के दिखाना चाहूँ तो ऐसा कुछ, कलर बदलने दो। एक इस कोने में रखा होगा ऐसे करके, एक इधर पीछे रखा होगा, एक इधर आगे रखा होगा, एक इधर, फिर एक इस पीछे रखा होगा, फिर एक इस आगे रखा होगा, फिर एक इधर रखा होगा। ठीक है, चार आगे चार पीछे आपस में जुड़े हुए। इमेजिन तो आप कर पा रहे होगे ना, इतना तो इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्यूब शेप में आठ सेल्स हैं। तो वो क्यूब शेप में अरेंजमेंट है। यहाँ पे चार ऐसे अरेंज है, यहाँ पे आठ अरेंजमेंट है। यहाँ पे लंबे लंबे चेन बन रहे हैं, लीनियर। ठीक है, हो सकता है ग्रेप अंगूर के गुच्छे जैसा कुछ होता है शेप। ठीक है, अंगूर के गुच्छे जैसा कुछ शेप होता है, वैसा शेप ले सकते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग, सॉरी, सिंगली हो सकते हैं और इनका अरेंजमेंट डिफरेंट हो। अरेंजमेंट ये तो ये सिंगल ले सकते हैं, तो डिफरेंट अरेंजमेंट में ये ग्रुप बना सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ प्लेन द सेल डिवाइड। ठीक है, एंड देन दे रिमेन अडेयर टू वन अनदर। देखो इसका मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब समझो। वैसे तो एक सेकंड रुक जाओ, मैं कुछ लेके आता हूँ जगह पे। ठीक है, एक सेकंड। तो हम बात कर रहे थे, इस पॉइंट पे, द राउंड स्फेयर्स में एग्जिस्ट ईदर सिंगली, या तो सिंगल रह सकते हैं ये, या तो ये अरेंजमेंट में रहते हैं। क्या? ठीक है, अरेंजमेंट बना के रहते हैं ग्रुप में, ग्रुप करके। अब अरेंज कैसे अरेंज होंगे? ये ऐसे अरेंज होंगे, या ये ऐसे अरेंज होंगे, या ये ऐसे अरेंज होंगे। ठीक है, हाँ समझ रहे हो ना ये क्या है? थ्री तो मेरे को बनाने आता नहीं है। दो आगे दो पीछे, समझ लो। ठीक है, ये क्यूब शेप में रहेंगे। ये किस चीज़ पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन दी नंबर ऑफ प्लेन्स द सेल डिवाइड। देखो समझाता हूँ। देखो, अगर कोई सेल, ले लो, एक स्फेरिकल सेल है। ठीक है, ये कोकस शेप बैक्टीरिया है। अगर ये कोकस शेप बैक्टीरिया एक प्लेन से डिवाइड होता है, बस इसी प्लेन से डिवाइड होता है। ठीक है ना, अगर ये बैक्टीरिया सिर्फ इसी प्लेन में डिवाइड होगा, समझ लो, सिर्फ ये इसी प्लेन से डिवाइड होगा। ऐसे इधर से डिवाइड करोगे, ऐसे काटोगे, इधर से काटोगे, इधर से काटोगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, बस ये एक ही प्लेन से डिवाइड हो सकता है। अब इतनी सी आप 3D इमेजिनेशन कर सकते हो। इसका डिवीजन कैसे होगा? एक ही प्लेन में, सिर्फ इसी प्लेन में से डिवाइड कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली काटने की कोशिश करोगे तो नहीं कटेगा।
ठीक है ना, डिवीजन इसका इसी प्लेन से होता है। तो अगर सिंगल प्लेन से डिवाइड होता है, एक ही प्लेन है डिवीजन का, ये बैक्टीरिया एक ही प्लेन से डिवाइड होता है इसी प्लेन से, तो इसका जो शेप होगा वो इस शेप का आएगा, ठीक है ना। वो जो कॉलोनी बनाएगा, वो जो ग्रुप बनाएगा वो ऐसा बनाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। अरे क्या हो गया पेंसिल को, थोड़ा लैग हो रहा है इससे, ठीक है। तो बात कर रहे थे, जब ये सिर्फ एक ही प्लेन से कटता है तो आप इसको क्या कर सकते हो, तो ये ऐसा शेप में लेगा, सिंपल एक के बाद एक, जैसे दाने जैसे एक बीट्स ऑन ए स्ट्रिंग लाइक, धागे नुमा स्ट्रक्चर देगा जिसमें दाने जैसे जड़े हुए हों, ठीक है ना। ये लीनियर स्ट्रक्चर देगा, लीनियरली अरेंज होगा, ठीक है। बट अगर ये किसी दो प्लेन से कर सकता है, अब आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर बी, ये दिख रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको आप, इस सेल को आप दो प्लेन में काट सकते हो, एक इस प्लेन से, एक इस वाले प्लेन से, और एक इधर वाले प्लेन से, ठीक है। तो दो प्लेन से ये कर सकता है, तो ये आपको स्ट्रक्चर कैसा देगा, ऐसा, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर कैसा आएगा, ऐसा। तो वो इस शेप में ग्रुप बनाएगा, ठीक है। और फर्दर देखो, अब यहाँ पे एक प्लेन से काट रहे हो, ये दो प्लेन से काट रहे हो, अभी भी दो प्लेन से काट रहे हो, ठीक है ना। अभी भी ये कितने प्लेन से कट रहा है, दो प्लेन से, ठीक है। तो भी ये आपको कैसा स्ट्रक्चर देगा, बेसिक तो अभी दिख रहा होगा वो तीन प्लेन से कट रहा है, एक ये वाला प्लेन दिख रहा होगा, यहाँ से अगर देखना चाहो तो एक प्लेन ऐसे काट सकते हो आप, ठीक है, एक ऐसे काट सकते हो, और एक ऐसे, तीन प्लेन से कट रहा है। और ध्यान देना, तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तीनों प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी देख लो, ये दोनों प्लेन, जिस प्लेन से आप इस प्लेन से काट रहे हो और एक इस प्लेन से काट रहे हो, एक ये प्लेन है और एक ये प्लेन है, ये दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है। यहाँ पे भी ये तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, ठीक है। और अगर तीन प्लेन से कट रहा है और तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रक्चर आपका ऐसा आएगा, एट शेप स्ट्रक्चर देगा, और क्यूब, एट सॉरी 8 सेल क्यूब शेप में अरेंज होगा, ठीक है ना। 8 सेल होगा और क्यूब शेप में अरेंजमेंट होगी, ठीक है। और कोई भी रैंडम, कोई किसी भी प्लेन से कट जाता है, वो रैंडमली कुछ भी प्लेन से कट जाता है, तो वो कोई एक रैंडम स्ट्रक्चर देगा, ठीक है, रैंडम अरेंजमेंट देगा। उसका अरेंजमेंट कैसा होगा, रैंडम। तो हम बात करते हैं किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, कि जो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है, ऑन द नंबर ऑफ प्लेन्स। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ प्लेन्स, नंबर ऑफ प्लेन ऑफ द सेल डिवाइड, सेल किस प्लेन में डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड कर रहा था। तो हमने देखा, अगर सेल सिर्फ एक प्लेन से कटता है तो ऐसा स्ट्रक्चर आएगा, दो प्लेन से कटेगा ऐसा स्ट्रक्चर देगा, और दोनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर होना चाहिए। तीन प्लेन से कटेगा और तीनों प्लेन आपस में परपेंडिकुलर है, तो स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा, ठीक है। और रैंडमली बहुत सारे प्लेन में कट रहे हैं तो रैंडम अरेंजमेंट होगा। एंड दे रिमेन अधेयर टू ईच अनदर, एक दूसरे से ये जो हो रहा है देखो, जो डिवाइड होकर होकर नया बन रहा है, ये इस प्लेन से कटा, डिवाइड होकर दो बना, फिर दो बनेगा, तो ये एक दूसरे से चिपके रहते हैं, एक दूसरे से चिपके रहते हैं, ठीक है। और एक ग्रुप बना के रहते हैं, ठीक है। इसमें भी ये सारे सेल आपस में एक दूसरे से चिपके हुए हैं, ठीक है, ऑल दे आर अडेयर टू ईच अदर। अब बात करते हैं, दी रॉड से बेसिलस डिफर्स इन देयर लेंथ, ठीक है, उनकी लेंथ अलग अलग हो सकती है, कोई बेसिलस हो इस लेंथ उसकी इतनी हो सकती है, किसी की लेंथ थोड़ी ज़्यादा हो सकती है, ठीक है ना। तो लेंथ में क्या होता है, डिफर करता है, शेप में भी डिफर करता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो बेसिलस सबटिलिस, ठीक है, और स्ट्रेप्टोबैसिलस और ट्रेपोनेमा पेडिल पैलेडम पैलेडियम और विब्रियो कोल्ड्रा। विब्रियो कोल्ड्रा बेसिकली ये कोमा शेप आपको दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा ये, ठीक है ना, ऐसा दिखाई देगा कोमा शेप, और ये तो स्पाइरल जैसा दिखाई देगा ऐसा। तो रॉड शेप में भी बहुत वेरिएशन आती है, ठीक है ना, रॉड शेप में भी बहुत वेरिएशन है, लेंथ में वेरिएशन है, उनके शेप में वेरिएशन है, ठीक है। इन सबको रॉड शेप में ही रखा गया है, इन चारों को रॉड शेप में ही रखा गया है, बट इनका देखो शेप कितना वेरी करता है, ठीक है।
तो शेप और लेंथ वेरी कर सकता है। दे ऑल्सो एग्जिस्ट इधर सिंगली, हाँ इसमें भी सेम बातें हैं, ये भी अकेले रह सकते हैं और चेन बना के रह सकते हैं, विद टू और मोर रिमेनिंग ईच अदर टुगेदर, ठीक है ना, एक दूसरे के साथ एक साथ रह सकते हैं। आफ्टर डिवीजन, डिवीजन के बाद मान लो ऐसा कुछ था, दो थे, ये डिवाइड हुआ दो बना, ये डिवाइड हुआ दो बना, तो अब चारों एक साथ रहेंगे एक दूसरे से चिपक के मस्त मजे में, ठीक है। सम ऑफ देम आर ऑल्सो कर्व्ड और स्पाइरल शेप, देख लो बताया था, ठीक है ना। स्पाइरिलम बोलते हैं इसको, बेसिकली क्या बोलते हैं, स्पाइरिलम, स्पाइरिलम, इसको कोमा शेप्ड। नो, बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस, इसका मतलब क्या है, दिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर, कहीं पे भी दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। बैक्टीरिया आपके इंटेस्टाइन में देखने मिलेगा, ठीक है ना, आपके स्टमक में भी बैक्टीरिया देखने को मिल जाएगा, ह्यूमन बॉडी में देखने मिलेगा, प्लांट्स में देखो तो प्लांट्स में देखने मिल जाएगा, मिट्टी के नीचे देखने मिल जाएगा, जहाँ पे भी नेचुरली, देखो आगे पढ़ो, in nature and they have been isolated and cultured from almost every ecological niche, आपको ये जंगल में मिलेगा, आपको ये झाड़ में मिलेगा, जहाँ पे भी जो भी जहाँ पे भी आपको इकोलॉजिकल निके दिखने को मिल रहा है, वाटर के नीचे जाके देखो वाटर में मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी इकोलॉजिकल निके, जहाँ पे भी जितने भी इकोलॉजिकल निके है वहाँ पे आपको बैक्टीरिया मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अगर बात करोगे आप आर्की बैक्टीरिया की, आर्की बैक्टीरिया की, तो जहाँ पे जीवन संभव नहीं है, जहाँ जीवन संभव नहीं है आर्की बैक्टीरिया वहाँ मिल जाते हैं, ठीक है। कहाँ आपको, आप सोच सकते हो कि ज्वालामुखी में वॉल्केनिक इरप्शन में आपको बैक्टीरिया देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, उतना हीट उसमें आपको बैक्टीरिया देखने मिल जाए। तो आर्की बैक्टीरिया ऐसा है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो, बहुत ज़्यादा हाई हो, आर्की बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा देखने मिलता है, ठीक है ना। आर्की बैक्टीरिया का तो ऐसा है, वो एक्सट्रीम कंडीशन में देखने को मिल जाता है। तो हमारे यू बैक्टीरिया भी कुछ कम नहीं है, ठीक है ना, ये भी फाउंड एवरीवेयर, इसलिए तो हम इसको यूबिक्विटस बोलते हैं। यूबिक्विटस का मतलब ये होता है जो हर जगह पाए जा सके, ठीक है, तो यूबिक्विटस है। हर जगह का मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे चांद में भी होते हैं क्या, ठीक है ना। तो हम बात कर रहे हैं जितने भी इकोलॉजिकल निके हैं ऑलमोस्ट वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वी विल स्टडी इन डिटेल द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल बैक्टीरियल सेल। अभी हम एक फिगर देखने जा रहे हैं, एक सेकेंड, तो ये फिगर है, तो देखो, तो सेल मेम्ब्रेन पता है हमें, और क्या है, साइटोप्लाज्म हम जानते हैं, सेल वॉल ये भी हमने देखा, और राइबोसोम जानते हैं हम, राइबोसोम, ठीक है। बेसिकली आपको याद रखना है क्या, बैक्टीरिया में 70S टाइप राइबोसोम होता है, 70S, ठीक है ना। बैक्टीरिया में कौन सा राइबोसोम होता है, 70S, प्रोकैरियोट में 78S होता है, और यूकैरियोट्स में 80S, ठीक है। फ्लैजेलम आपको देखने मिल रहा है, क्रोमोसोम मीन्स आपको जेनेटिक मटेरियल देखने को मिल रहा है, और इस रीजन को, जिस रीजन में ये क्रोमोसोम है, इस रीजन को बोलेंगे न्यूक्लियोइड, ठीक है ना, इस रीजन को बोलेंगे हम न्यूक्लियोइड। और आपको देखने मिला है कैप्सूल लेयर, जो सेल वॉल है, सेल वॉल के बाहर भी एक लेयर है, किस चीज़ की, कैप्सूल लेयर है। एंड हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कैप्सूल लेयर इज मेड अप ऑफ, आप बताइए, ठीक है, आपको अगर याद है तो कमेंट सेक्शन में आप ये बताओ कि कैप्सूल लेयर किस चीज़ की बनी होती है, कैप्सूल लेयर किस चीज़ की बनी होती है। नो, बढ़ते हैं आगे। ए टिपिकल बैक्टीरियल सेल हैज़ ए कॉम्प्लेक्स सेल वॉल, ठीक है, जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल वॉल थोड़ी कैसी है, कॉम्प्लेक्स टाइप की, ठीक है। दे हैव ओनली ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंडरनीथ इट, ठीक है, सेल वॉल के नीचे क्या पाई जाएगी,
प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियस सी बात है, सेल वॉल के नीचे क्या पाई जाएगी, सेल वॉल से पहले क्या होगी, सेल वॉल से पहले क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सेल वॉल के बाद क्या होगी, हमारी कैप्सूल लेयर। सेल वॉल के बाद क्या होगी, कैप्सूल लेयर। एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। हम जानते हैं कि हमारा जो प्रोकैरियोट्स है उसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल नहीं पाया जाता, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपका न्यूक्लियस हो गया, आपका लाइसोसोम हो गया। जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है वो इसमें नहीं पाए जाते प्रोकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में कोई भी ऐसा ऑर्गेनेल नहीं है, सेल ऑर्गेनेल नहीं है जिसमें जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। सिर्फ राइबोसोम है, वो भी मेम्ब्रेन नहीं है, राइबोसोम में मेम्ब्रेन नहीं होती है, मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता। देयर जेनेटिक मटेरियल इज लोकलाइज्ड इन एन इरेगुलर शेप्ड रीजन। तो कोई रीजन शेप मत बोलो, एक रीजन होता है, ठीक है। न्यूक्लियोइड क्या है, न्यूक्लियोइड इज द रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज फाउंड। तो दिस साइटोप्लाज्म ऑफ राइबोसोम, द साइटोप्लाज्म हैज 78 टाइप ऑफ राइबोसोम। हम जानते हैं जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम। किस टाइप का, 78 टाइप का। एंड इंक्लूजन बॉडीज, और क्या पाई जाती है राइबोसोम के अलावा, इंक्लूजन बॉडीज। क्या काम करती है, स्टोरेज का काम करती है, ठीक है ना। इंक्लूजन बॉडी क्या करती है, स्टोरेज का काम करती है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल को स्टोर करती है। और क्या करती है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को रिड्यूस करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इंक्लूजन बॉडीज का दो रोल याद रखना है, दो काम याद रखना है। एक तो ऑस्मोटिक प्रेशर को रिड्यूस करेगी, ठीक है, और एक स्टोरेज का काम करेगी। ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल दोनों को स्टोर करता है, ठीक है। तो दो ही सेल ऑर्गेनेल अभी तक हमने पढ़े, राइबोसोम और क्या, आपका इंक्लूजन बॉडी। और राइबोसोम तो होना ही चाहिए। डीएनए का इन्फॉर्मेशन कौन पढ़ेगा, डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन लिखी है वो कौन पढ़ता है, राइबोसोम ही तो पढ़ता है। राइबोसोम इन्फॉर्मेशन पढ़ता है, प्रोटीन बनती है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन डीएनए से कॉपी करके ले आओ, ठीक है ना, आपको पता है ना। मैसेंजर आरएनए, mRNA, इन्फॉर्मेशन कॉपी हो गई इसमें, डीएनए की इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए ने पढ़ी। अब ये मैसेंजर आरएनए आएगा किसके पास, राइबोसोम के पास, ठीक है, राइबोसोम के पास आएगा। राइबोसोम को बोलेगा भाई ये है इन्फॉर्मेशन, चलो प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम क्या करेगा, ये बोलेगा ट्रांसफर आरएनए को, tRNA, कि भाई ऐसा ऐसा अमाइनो एसिड लेके आओ। tRNA अमाइनो एसिड लेता आएगा और ये जोड़ता चला जाएगा। ये आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी। और जो प्रोटीन बनी वही प्रोटीन क्या करता है, किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस करता है, ठीक है ना। तो हाँ, राइबोसोम तो होना ही होना चाहिए सेल को वर्क करने के लिए, नहीं तो सेल की इन्फॉर्मेशन क्या काम की, इन्फॉर्मेशन तो फिर कचरा है। जब तक राइबोसोम उसको पढ़ने वाला कोई नहीं है, ठीक है, जब तक उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ने वाला कोई नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन का कोई काम नहीं। उस इन्फॉर्मेशन को पढ़ा राइबोसोम ने, इम्प्लीमेंट करके बनाया उसने प्रोटीन, और प्रोटीन ही आगे चल के एक्सप्रेस करता है अपने आप को। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल्स, ठीक है, दो काम पढ़े हमने। द लेटर में बी इंक्लूड्ड इन ए मेम्ब्रेन, और देखो ये जो बोला जा रहा है ना, और लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, कि जो आपके पास इंक्लूजन बॉडीज है वो इंक्लोज इन ए मेम्ब्रेन, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना, ये चीज़ नहीं होती है। अब अगर आपको यहाँ के लिए याद रखना है तो कर लो, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऐसा सेल ऑर्गेनल नहीं होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। प्रोकैरियोटिक में कोई भी ऑर्गेनल नहीं है जो मेम्ब्रेन बाउंड हो। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक में जो आपके पास इंक्लूजन बॉडीज है वो इंक्लोज बाय ए मेम्ब्रेन। प्रोकैरियोटिक में जो इंक्लूजन बॉडीज है वो इंक्लोज है एक मेम्ब्रेन से, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। और लाई फ्री इन साइटोप्लाज्म, हाँ तो ऐसा हो सकता है साइटोप्लाज्म में फ्री पाए जाते हैं, बट मेम्ब्रेन बाउंड हो इसके ऊपर ना, ऐसा नहीं होता। हाँ, यूकैरियोट्स में अगर आप बोलते हो ना कि यूकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज है, यूकैरियोट्स में इंक्लूजन बॉडीज पाई जाती है, ठीक है, और यूकैरियोट में इंक्लूजन बॉडीज में मेम्ब्रेन है, हाँ तो हम मान लेंगे हाँ वहाँ पे हो सकती है, बट प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है। सम बैक्टीरिया हैव ए स्लाइम लेयर और कैप्सूल आउटसाइड, स्लाइम लेयर बोलो या तो कैप्सूल बोलो,
ठीक है ना, कुछ ही बैक्टीरिया में होती है, जो कैप्सूल लेयर होती है वो सब बैक्टीरिया में नहीं होता, कुछ बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, ऑफ देयर सेल वॉल, CLL सेल वॉल, ठीक है ना, सेल वॉल के बाहर क्या पाई जाती है, कैप्सूल लेयर, कुछ बैक्टीरिया में, सम बैक्टीरिया, इतना बात ध्यान रखना, ये ध्यान रखना कि हर बैक्टीरिया में ऐसा नहीं होता कि कैप्सूल लेयर पाया ही पाया जाएगा, ठीक है ना, कुछ बैक्टीरिया में होता है। दे में हैव वन और मोर फ्लैजिला, एक और एक से ज़्यादा फ्लैजिला हो सकते हैं। बेसिकली फ्लैजिला के भी अरेंजमेंट होते हैं। देखो अगर ये बैक्टीरिया है, हो सकता है फ्लैजिला इधर हो इधर हो सकता है फ्लैजिला इधर ही दो हो सकता है एक फ्लैजिला बड़ा हो एक फ्लैजिला छोटा हो सकता है एक साथ बहुत बंच ऑफ फ्लैजिला हो सकता है पूरी बॉडी में फ्लैजिला हो। ठीक है, बहुत सारी मॉर्फोलॉजी होती है फ्लैजिला के बेसिस पे भी, फ्लैजिला के बेसिस पे भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बांट सकते हैं पूरे सेल्स को, कि ऐसे टाइप ऐसे टाइप। ठीक है ना, तो अभी 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 हमें अभी हमें उतना नहीं जानना, बस हमने जान लिया हाँ भाई फ्लैजिला भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप से अरेंजमेंट हो सकते हैं। फ्लैजिला का भी अरेंजमेंट बहुत वेरी करता है, ठीक है ना, फ्लैजिला का भी अरेंजमेंट बहुत वेरी करता है। ठीक, देखो अब आप ऐसे ही सोच सकते हो, देखो ऐसे सोचो, थोड़ा सा सोचने के लिए बोल रहा हूँ बस। अरे सोचो ऐसा कि जिस सेल को हमेशा, मान लो इस सेल को हमेशा इस डायरेक्शन में जाना है, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, इस सेल को हमेशा एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करना है, तो क्या इसमें फ्लैजिला दोनों साइड देके क्या फ़ायदा मिलेगा? कुछ फ़ायदा नहीं है। कोई फ़ायदा है? इसको तो हमेशा आगे की ओर बढ़ना है। तो अगर हम इसमें एक पीछे की तरफ इस तरफ फ्लैजिला लगाते हैं, ऐसा मत बोलो कि ये अपना मुंह घुमा के पीछे चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। अरे क्या हो रहा है इसमें, चलो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ टिपिकल ऑर्गेनेल, बैक्टीरिया डू पोजेसेस मेम्ब्रेन बाउंड सॉरी bacteria do possesses membrane bound invagination of the plasma membrane that are called mesosome। देखो ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है, बाहर आपके पास क्या होगी, सेल वॉल होगी, बाहर क्या होगी, सेल वॉल होगी, रेड वाला सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना। तो सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की ओर, जो आपके पास सेल मेम्ब्रेन है वो अंदर की ओर ऐसे इन्वेजिनेट होती है, अंदर की ओर आ जाती है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही अंदर की ओर ऐसे आ जाती है, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं हम इसको, सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे आ गई है, ठीक है ना, बहुत सारा होता है, बना लेंगे हम बाद में। सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर ऐसे जो गई है, आ गई है, ठीक है ना, इन्वेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है ना, इन्वेजिनेशन अंदर की ओर, ठीक है। तो देखो बैक्टीरिया के पास, बैक्टीरिया डू नॉट पोजेसेस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, बैक्टीरिया के पास कोई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है नहीं, तो बाकी जो काम हो रहे हैं वो कहाँ पे होंगे, तो जो इन्वेजिनेशन है, इन्वेजिनेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की ओर इन्वेजिनेट कर रही है, ठीक है ना, इसी को हम बोल रहे हैं मीजोजोम। ये क्या है हमारा, ये कहलाएगा हमारा मीजोजोम, क्या कहलाएगा, मीजोजोम, क्या कहलाएगा, मीजोजोम। तो दे आर, मीजोजोम आर मोर प्रोमिनेंट इन ग्राम पॉजिटिव, आपको ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा देखने मिलेगा, ठीक है ना, मीजोजोम आपको ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा देखने मिलेगा एज कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव, ठीक है। और जो ज़्यादातर जो काम होते हैं मीजोजोम के भी एक काम नहीं है, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम तो इसके ऐसे, अभी तो मीजोजोम के बारे में हमें अच्छे से सब कुछ पता भी नहीं चला है, लेकिन अभी हमें जितना पता चला है मीजोजोम के बारे में, तो मीजोजोम बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। आपके पास जो क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अलग अलग करने से, क्रोमोजोम के सेग्रीगेशन में, क्रोमोजोम का सेग्रीगेशन आपने पढ़ा होगा कि सेग्रीगेट करते हैं, तो सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोजोम में हेल्प करता है, ठीक है ना। बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं मीजोजोम में, ठीक है ना, मीजोजोम सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाता है। आगे ये लेक्चर वैसे 34 मिनट का हो चुका है, इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आगे कितना बची है, हाँ अगले लेक्चर में हम इस चीज़ को हम ख़त्म कर देंगे, किस चीज़ को, जो हमारा यू बैक्टीरिया है, जो यू बैक्टीरिया है वो हमारा नेक्स्ट लेसन में ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। इस लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट।